आज का टॉपिक है जी टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ते आ रहे हैं जी। इम्प्रॉपर इंटीग्रल की हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, काइंड्स पढ़ी हैं। एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। जो फर्स्ट काइंड हमने पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल कौन सा ऐसा इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा जिसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट या अपर लिमिट उनमें से कोई एक इनफाइनाइट लिमिट हो या दोनों इनफाइनाइट हो, तो उसको कहेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। और सेकंड हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये पढ़ा था कि लिमिट्स दोनों फानाइट हूँ लेकिन उनके दरमियान एक ऐसा पॉइंट हो जिसमें फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो, तो उसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो सेकंड काइंड में तो ठीक है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड वो जब जो डिसकंटिन्यूस पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, उस पे उस इंटीग्रल को ब्रेक कर देते हैं। तो फिर उस इंटीग्रल को ब्रेक करके तो उसी तरह पार्ट्स में इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यानी एक जिस पॉइंट पे ब्रेक हुआ है उसे पहले भी और उसके बाद वाला भी वो इंटीग्रल हम डेफिनेट इंटीग्रल वो फाइंड कर लेते हैं। तो वो जो वैल्यू होती है उनको ऐड अप करके तो वो ओवरऑल इंटीग्रल की वैल्यू आ जाती है। लेकिन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में हमारे पास या लोअर लिमिट या अपर लिमिट अनडिफाइंड होगी या दोनों अनडिफाइंड होंगी, इन्फिनिटी होंगी। तो इस सिलसिले में इस लिहाज से ज़रूरी नहीं कि हम जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है फर्स्ट काइंड उसकी डेफिनेट वैल्यू हम एग्जैक्टली फाइंड कर सके। तो अगर हम उसकी डेफिनेट वैल्यू एग्जैक्टली नहीं फाइंड कर सकते तो फिर उसके लिए कुछ उसकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं। पहले तो ये है कि, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है वो ज़रूरी नहीं कि वो कन्वर्ज करे, यानी उसकी कोई डेफिनेट वैल्यू आ रही हो, वो डाइवर्ज भी कर सकता है। तो अगर तो वो इंटीग्रल डाइवर्ज करता है तो फिर तो कोई चीज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट पता चल जाता है कि अगर वो डाइवर्ज करता है तो फिर कोई उसकी वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं की जा सकती। लेकिन अगर कन्वर्ज करता है लेकिन हम एग्जैक्टली वो नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो फिर उसके लिए हमको कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं कि उसकी एस्टिमेट करते हैं उसकी वैल्यूज़ के अंदाज़न इसकी कितनी वैल्यू आएगी, या फिर कोई न्यूमेरिकल मेथड लगा के इंटीग्रेशन का तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जी क्या पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी कैन नॉट एवेल्युएट एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब ये है कि एग्जैक्टली और वो हम कंप्यूट डेफिनेट वैल्यू नहीं कर सकते, उसकी नहीं पता चल सकता कि वो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। वी ट्राई टू डिटरमिन वेदर इट कन्वर्जेज और डाइवर्जेज। पहले तो हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि वो कि वो इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। इफ द इंटीग्रल डाइवर्जेस दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, कि अगर तो इंटीग्रल डाइवर्ज करता है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है, फिर तो हम आगे उसको नहीं कैलकुलेट कर सकते कुछ भी। इफ इट कन्वर्जेस वी कैन यूज न्यूमेरिकल मेथड्स टू अप्रॉक्सीमेट इट्स वैल्यू। और अगर ये कोई कन्वर्ज करता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो फिर हम कोई न्यूमेरिकल मेथड लगा के तो उसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं जी। द प्रिंसिपल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आर द डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट एंड द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। यानी जो दो बेसिक टेस्ट है हमारे पास इंटीग्रल की, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए, एक कौन सा है, एक है डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट और दूसरा है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट हम कैसे अप्लाई करते हैं किसी इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, दूसरा जो टेस्ट है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ये हम कैसे करते हैं उसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए। अब देखें जी, डज द इंटीग्रल
1 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कन्वर्ज, ये हम चेक करते हैं कि ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। बाय डेफिनेशन हम, क्योंकि इसकी जो अपर लिमिट है वो अनडिफाइंड है, ये वाली आप देखें तो ये इन्फिनिटी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट बी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 टू इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे ये लिखा होना चाहिए 1 बी लिखा होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 टू बी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वी कैन नॉट एवेल्युएट द लेटर इंटीग्रल डायरेक्टली बिकॉज इट नॉन एलिमेंट्री, ये जो इंटीग्रल है ये जो हम लिखेंगे जहाँ पे 1 टू बी, ये डायरेक्टली हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसकी वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता चल सकती, बट वी कैन शो दैट इट्स लिमिट एज बी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इज फाइनाइट। लेकिन हम ये शो कर सकते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो फाइनाइट है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये को फाइनाइट नंबर आएगा। वी नो दैट 1 टू बी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ बी, कि ये कोई जो हमारे पास ये जो पूरा फंक्शन है फिर उसका इंटीग्रल लिया गया है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है बी का। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे है बी का, बेसिकली तो हमें पता है ना कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। तो जूं जूं बी की वैल्यू 1 से बी है तो बी कोई डेफिनेट नंबर आपने लिया हुआ है, तो बी की वैल्यू जो जो इंक्रीज करेगी तो जाहिर बात है उसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है b का। therefore either it becomes infinite as b approaches to infinity, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो या तो b इन्फिनिटी को जब अप्रोच करेगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और इट हैज अ फाइनाइट लिमिट एज b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या जब b इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये कोई फाइनाइट लिमिट को अप्रोच कर जाएगा, इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। इट डज नॉट बिकम इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, रीजन देखें जी नीचे। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वी हैव, एक्स की हर वैल्यू जो 1 से ग्रेटर है, क्योंकि जब 1 पुट करें तो ये इधर भी ई पावर माइनस 1 है और ये ई पावर माइनस 1 है, और 1 से जो ग्रेटर वैल्यूज हैं उसके लिए जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर ये लेस देन और इक्वल टू होगा ई पावर माइनस एक्स के। ये आप ग्राफ भी देख सकते हैं, आप देखें ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड सी लाइन है ये ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, और जो ब्लू लाइन है वो ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो ये यहाँ पे 1 है जी, x1 रखें तो ई पावर माइनस 1 दोनों को साइड कर देते हैं, और 1 से ग्रेटर क्या होगा, ये ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये नीचे आ रहा है और ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऊपर आ रहा है, तो फिर हम इसीलिए ये लिख रहे हैं कि ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन और इक्वल टू है ई पावर माइनस एक्स के, यानी इस फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो लेस हैं इस फंक्शन की ई पावर माइनस एक्स की वैल्यूज से, और सो दैट जो इंटीग्रल होगा 1 टू बी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वो भी लेस देन और इक्वल टू होगा किससे, 1 टू बी ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो ये किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस बी प्लस ई पावर माइनस 1 जब इंटीग्रेट करेंगे। अब देखें कि ई पावर माइनस 1 एक टर्म है, कोई भी जो नंबर आ रहा है जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है उसमें से ये जो नंबर है ये माइनस हो रहा है, अगर ये नंबर माइनस हो रहा है इसमें से तो वो कोई भी वैल्यू जो आ रही है अगर सिंपल ये नंबर हो ई पावर माइनस एन, यानी इसमें से ये चीज माइनस ना हो रही हो, तो फिर वो जाहिर बात है वो ग्रेटर हो जाएगा इस पूरे नंबर से, तो इसलिए हमने लिख दिया है कि ये लेस है किससे, ई पावर माइनस 1 से। और ई पावर माइनस 1 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है, 0.36788। हैंस 1 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 टू बी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये भी कन्वर्ज करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये लेस देन और इक्वल टू है इससे, और इसकी वैल्यू ये है, तो इसका मतलब है कि ये अगर इसका भी कोई रिजल्ट क्या आएगा इससे कोई लेस या इक्वल आएगा।
converges to some definite finite value, we do not know exactly what the value is. हम एग्जैक्टली नहीं पता चला सकते हैं, हम एग्जैक्टली नहीं ये फाइंड कर सकते कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, एक्सेप्ट दैट इट इज समथिंग पॉजिटिव एंड लेस देन 0.37। और इस सिवाय इसके कि हम सिर्फ ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू है और वो 0.37 से कोई लेस होगी। Here वो relying on the completeness property of real number, यानी 0.37 से लेस आप देखें तो 0.37 से लेस कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी हम कोई भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं और वो जो वैल्यू है हो सकता है हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सपोज हो सकता है कि 0.36 हमने कहा है कि ये वैल्यू है, हो सकता है 0.36 के से थोड़ी सी बड़ी आ जाए क्योंकि रियल नंबर ही हमें। हियर वो रिलाइंग ऑन द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, यानी हम ये रिलाई कर रहे हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स पे कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है कि हर रियल नंबर, कोई दो रियल नंबर के दरमियान एक रियल नंबर आएगा। वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है जी, हम इधर देख लेते हैं जी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी रियल नंबर की क्या है जी? द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इज एसेंशियल टू द आइडिया ऑफ लिमिट, यानी जब हम लिमिट का कोई आइडिया देते हैं तो उसके लिए ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है जी? रफली स्पीकिंग हम क्या कह सकते हैं? इट सेज दैट देयर आर इनफ रियल नंबर्स टू कंप्लीट द रियल लाइन, यानी कि काफ़ी रियल नंबर्स हैं जो रियल लाइन को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। इन द सेंस दैट देयर आर नो होल्स और गैप्स इन इट, इस सेंस में है कि वो ऐसे नंबर इस तरह रियल लाइन पे अरेंज हो सकते हैं कि वो ना तो रियल लाइन पे कोई होल रह जाता है और कोई गैप आ सकता है। तो यानी लिमिट की हम ये जो लिमिटिंग प्रॉपर्टी ले रहे हैं और ये चीज़ हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो हम रिलाई किस पे कर रहे हैं? कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स पे कि कोई होल नहीं है, 0.37 से नीचे कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि लेकिन 0.37 से नीचे अब जो रियल लाइन है वो पूरी वो फिल्ड है, कोई उसमें गैप नहीं है, कोई होल नहीं है, कोई नंबर भी 0.37 से नीचे हो सकता है। अब ये नहीं कह सकते कि डेफिनेटली कि 0.36 है, हो सकता है 0.36 के नेबरहुड में राइट साइड पे कोई नंबर आ हो जो इसकी वैल्यू हो, या हो सकता है 0.36 की लेफ्ट साइड पे कोई नंबर हो। इस तरह हम यानी कि डेफिनेटली नहीं कह सकते इसकी क्या वैल्यू है, सिर्फ हम ये गैस कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0.37 से लेस है। और 0.37 हमने किधर से लिया है? इसको राउंड करके लिया है, 0.37 कह दिया हमने। अब आगे है जी डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। ये तो सिंपल हमने एग्जांपल लिया है कि किस तरह हम उसकी कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं। आगे दो टेस्ट है जी बाकायदा। ये जो डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट है इसी की एक लिहाज से वो स्पेशल केस है जो अभी हमने एग्जांपल की है, क्योंकि हम डायरेक्टली वो कंपैरिजन करके तो एस्टिमेट कर रहे थे। अब फॉर्मल इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। लेट एफ एंड जी बी कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन ए टू इन्फिनिटी। दो हमारे पास कोई फंक्शंस हैं, कंटिन्यूस फंक्शन है किसी इंटीग्रल ए टू इंटरवल ए टू इन्फिनिटी में विद 0 इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। इस तरह कंडीशन है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन और इक्वल टू होगा जी ऑफ एक्स से। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कन्वर्जेज इफ ए टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स कन्वर्जेज, यानी अगर ये जो बड़ा फंक्शन है उसका इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी कन्वर्ज कर जाता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि छोटे इंटीग्रल का भी, इस इंटीग्रल का भी, इस छोटे फंक्शन का भी जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर जाएगा। सेकंड का इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स डी एक्स डाइवर्जेस इफ ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डाइवर्जेस, यानी अगर हमारे पास इफ दिस, यानी अगर छोटा इंटीग्रल की वैल्यू, जो छोटा फंक्शन है उसका जो इंटीग्रल है वो डाइवर्ज कर जाता है तो जाहिर बात है उससे जो बड़ा फंक्शन है उसका भी इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा। अब एग्जांपल्स चेक करते हैं जी।
वन टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स कन्वर्जेस। कन्वर्ज क्यों करता है? बिकॉज जीरो इज लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की जो वैल्यू होती है, यानी जो साइन एक्स का मॉड है वो साइन एक्स की वैल्यू वन और माइनस वन के दरमियान है। तो जब स्क्वायर लेंगे साइन स्क्वायर एक्स तो उसकी वैल्यू यानी लेस देन और इक्वल टू आ जाएगी वन के। तो ये हमारे पास ये फंक्शन आ गया वन ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये एक फंक्शन है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, और इसका जब फंक्शन का इंटीग्रल लेते हैं वन टू इन्फिनिटी तो ये कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज कैसे करता है? जो हमने पी टेस्ट पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रल वन टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स पावर पी, ये कन्वर्ज करता है फॉर पी ग्रेटर देन वन। तो इधर पी की वैल्यू 2 है तो इसलिए ये कन्वर्ज कर रहा है। जब ये कन्वर्ज करेगा तो ये जब बड़ा फंक्शन है जो इसका इंटीग्रल जब कन्वर्ज करेगा तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो छोटा फंक्शन है वन टू, इसका भी इंटीग्रल वन टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये भी कन्वर्ज करेगा। अब सेकंड एग्जांपल वो डाइवर्जेंस की हम देखते हैं कि इंटीग्रल वन टू इन्फिनिटी वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 0.1 डी एक्स डाइवर्जेस। क्यों डाइवर्ज करता है? क्योंकि अगर इसका कंपैरिजन करें वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर रूट तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है वन ओवर एक्स ओवर वन टू इन्फिनिटी, यानी ये जो फंक्शन है ये लेस देन और इक्वल टू है इस फंक्शन से। तो इस फंक्शन का जो इंटीग्रल है इंटीग्रल वन टू इन्फिनिटी वन ओवर एक्स डी एक्स ये डाइवर्ज करेगा। क्यों डाइवर्ज करेगा? सॉरी यहाँ पे p लेस देन वन लिखा हुआ है, यहाँ पे p इज इक्वल टू वन होगा लेस देन वन के लिए भी और y इज इक्वल टू वन के लिए भी। ये हमने p टेस्ट पढ़ा है कि इंटीग्रल वन टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स पावर p ये डाइवर्ज करता है फॉर p लेस देन और इक्वल टू वन के लिए भी और लेस देन वन के लिए भी। और यहाँ पे ये हमारे पास ये इक्वल टू वन है तो उसके लिए तो ये डाइवर्ज करता है। जब ये डाइवर्ज करता है यानी छोटे फंक्शन का हमने रिजल्ट यही पढ़ा है कि जब छोटे फंक्शन का इंटीग्रल डाइवर्ज करता है तो बड़ा जो फंक्शन है उसका भी इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा। तो इसलिए ये जो वन टू इन्फिनिटी है वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 0.1 ये डाइवर्ज करेगा जी। आगे है जी, ये तो आ गया डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट के, डायरेक्ट हम दो फंक्शंस का कंपैरिजन करके हम कैसे उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करते हैं। आगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है जी। इफ द पॉजिटिव फंक्शंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूस ऑन ए टू इन्फिनिटी, अगर दो फंक्शंस हमारे पास एफ और जी वो कंटिन्यूस हो ए टू इन्फिनिटी, एंड इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इक्वल टू एल, और अगर उनकी जो दोनों की जो लिमिट जो रेशियो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वो एक फाइनाइट नंबर एल आ रहा हो, देन इंटीग्रल a to b f of x dx and इंटीग्रल a to infinity f of x dx and इंटीग्रल a to infinity g of x dx बोथ कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज। तो फिर दोनों का एक जैसा बिहेवियर होगा कि अगर कोई g का डाइवर्ज कर रहा है तो f भी फिर ये यानी कि इंटीग्रल g का ले तो फिर वो डाइवर्ज करेगा, तो फिर इंटीग्रल जो f का है वो भी डाइवर्ज करेगा। अगर कोई g का इंटीग्रल ले वो कन्वर्ज करता है तो फिर इंटीग्रल जो ए का आएगा वो भी एफ का आएगा वो भी कन्वर्ज करेगा जी। अब ये भी एग्जांपल देख लेते हैं। यूजिंग द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट शो दैट वन, यानी एक कन्वर्जेंस की हम चेक करेंगे और एक डाइवर्जेंस की लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए। वन टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर कन्वर्जेस बाय कंपैरिजन विद, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है, किस वजह से कन्वर्ज करता है कि वन टू इन्फिनिटी वन ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इससे कंपेयर करें तो ये कन्वर्ज करेगा। अब इससे पहले तो हम क्यों कन्वर्ज करेगा, फाइंड एंड कंपेयर द टू इंटीग्रल वैल्यूज, तो इसको कंपेयर करें और फिर इसकी इंटीग्रल वैल्यूज भी कैलकुलेट करें। तो देखें जी द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है, जी ऑफ एक्स हमारे पास ये है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर आर पॉजिटिव एंड कंटिन्यूस ऑन वन टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास लिमिट जब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फाइंड करके एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स, तो वो हमारे पास ये रेशियो आएगी वन ओवर एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये ऊपर चली जाएगी टर्म और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वन प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, तो ये एक फाइनाइट लिमिट आ गई है इन दोनों की वन। तो अब हम क्या करेंगे कि जो
इंटीग्रल है और पॉजिटिव फाइनाइट लिमिट हमारे पास आ जाती है, और ये जो फंक्शन है 1/x² 1 to infinity पाई पी टेस्ट ये हमारे पास कन्वर्ज करता है। जब ये कन्वर्ज करता है तो इंटीग्रल 1 to infinity 1/1 + x² dx ये भी कन्वर्ज करेगा। फिगर में देखें 1/x² का अगर ग्राफ हम लें तो ये y = 1/x² का ग्राफ ये फंक्शन आता है, और 1/1 + x² का ग्राफ हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आता है ब्लू लाइन से। तो देयरफॉर 1/1 to infinity dx और 1 + x² ये कन्वर्ज करेगा। क्यों कन्वर्ज करेगा? क्योंकि हमारे पास जो 1 to infinity dx/x² है ये भी कन्वर्ज करता है। कि ये किस वजह से कन्वर्ज करता है? बाई पी टेस्ट। पी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो हमने पढ़ा है कि पी की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 हो तो जो इंटीग्रल होगा 1/x⁻p dx वो कन्वर्ज करेगा। तो इसलिए जब ये कन्वर्ज करता है तो इनकी जो फाइनल लिमिट है दोनों का कंपैरिजन किया है, तो इसका मतलब यह है कि ये भी इंटीग्रल हमारे पास कन्वर्ज करेगा, लेकिन उनकी जो इंटीग्रल वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होगी। इंटीग्रल वैल्यूज आप देखें कि 1 to infinity dx/x² ये 1 के इक्वल है, यानी इसका एरिया अंडर द कर्व वो 1 आ रहा है, और 1 to infinity dx और 1 + x² इसका जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं लिमिट b अप्रोचेज टू infinity 1 to b dx और 1 + x² तो ये हमारे पास, और फिर इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है tan इनवर्स x, तो ये आ गया लिमिट पुट करने से tan इनवर्स b - tan इनवर्स 1, तो b इन्फिनिटी को जब अप्रोच करें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1, तो ये π/2 - π/4, और इसका रिजल्ट आ गया π/4, यानी इसका आ गया 1 और इसका आ गया π/4, यानी एरिया अंडर द कर्व दोनों का डिफरेंट है। और वो ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व है 1/1 + x² ये कर्व है, यानी इसके कर्व के अंडर ये एरिया आएगा, और ये जो 1/x² है इसके जब इसको इधर भी एक्सटेंड करेंगे इसकी भी इधर भी एक्सटेंड करेंगे तो इधर ये इसका एरिया कुछ आएगा। यानी इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है y = 1/x इसका जब इंटीग्रल लेंगे 1 to infinity तो वो जो एरिया अंडर द कर्व है वो ज्यादा आएगा इससे, ये जो एरिया आएगा 1/1 + x² dx से। उसके बाद जी आगे ये तो कन्वर्जेंस का आ गया। अब आगे चेक करते हैं जी कि 1 to infinity 3/e⁻x + 5 dx ये शो करना है, ये भी कन्वर्ज करता है। तो कैसे शो करेंगे जी? फिर इनका रेशो ले ली, लिमिट x अप्रोचेज टू infinity 1/e⁻x 3/e⁻x + 5, और फिर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो इस फॉर्म में आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू infinity e⁻x + 5 और 3e⁻x, और फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1/3 + 5/3e⁻x, तो x इन्फिनिटी को अप्रोच करें तो ये टर्म 0 को अप्रोच कर जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा जी? 1/3। सिंस 1 to infinity e⁻x dx = 1 to infinity 1/e⁻x dx कन्वर्जेस, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये जब कन्वर्ज करता है तो कंपैरिजन से और दूसरा इनकी फाइनाइट लिमिट आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटीग्रल 1 to infinity 3/e⁻x + 5 ये भी कन्वर्ज करेगा। तो इस तरह हमने दो टेस्ट पढ़ लिए जी, दो रिजल्ट हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं कंपैरिजन से। हम कैसे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करते हैं, एक डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट और एक लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ये दोनों टेस्ट हम अप्लाई करके किसी इंटीग्रल की, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की हम कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं।